नाउ अब हम बात कर रहे थे, हमने बॉन्ड क्लीवेज की बात की, हमने बॉन्ड ब्रेकिंग की बात की, हमने देखा कि बॉन्ड ब्रेक होता है तो किस तरीके से ब्रेक होता है, व्हाट आर द टू वेज ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग, और फिर साथ ही साथ हमने ये देखा कि व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द रिलेशन बिटवीन द चार्ज and the presence of the electron pair or the empty orbital or the unpaired electron, ठीक है, and there we find very beautifully that there is no relation. तो हमने जो relation पता किया वो यही था कि there is no relation. Now we are going to talk about how there are various changes taking place. क्या हो सकता है? Let us say हमारे पास एक molecule है, and then again we are going to talk about a famous molecule like CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2, ठीक है, butyl-1,3-diene. अब देखो कई बार अभी यहां पे मैं जैसे बोलता हूं ना, मान लो ऐसा हो गया, अब मान लो ऐसा हो गया, क्यों मान ले भाई? दैट इज द क्वेश्चन, व्हाई शुड वी मान क्यों लें? ठीक है, मानने का सिर्फ एक रीजन है कि ये इसलिए हम मान रहे हैं हो गया क्योंकि ये हो सकता है, बस दैट्स इट. और जैसे कि मैं तुम्हें कल भी बताया था कि यहाँ पे हो सकता है का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करें तो सिस्टम में उतनी एनर्जी है. The molecules can collide with each other and transfer each other's energy and the energy can be redistributed. और जब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है then in that case हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बॉन्ड्स टूट भी सकते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं है. अगर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो कोई भी रिएक्शन कभी नहीं होता. इज इट ओके? नाउ यहां पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि मान लेते हैं इनका एक बॉन्ड टूट गया. अब दो बॉन्ड्स हैं, इसमें से कोई ये पाई बॉन्ड्स की बात करो, लेट अस से एक पाई बॉन्ड टूट गया. जब पाई बॉन्ड टूट गया देन इन दैट केस दिस बॉन्ड, लेट्स से इट शिफ्ट्स ओवर हियर एंड आई एम मेकिंग द कंप्लीट एरो. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर पूरी तरह शिफ्ट हो गया एक पर्टिकुलर एटम की तरफ. इट इज हेट्रोलिसिस. हेट्रोलिसिस हुआ, we get another structure, and what's that another structure we get? We get it as CH2. यहां पर हमारे पास नेगेटिव है, यहां हमारे पास CH है, ये पॉजिटिव है, ये CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. अब जैसे कि मैं आपको समझा ही चुका हूं कि कार्बन के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है. कार्बन के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है उसके अंदर एक लोन पेयर है. तो यहां पर भी वी कैन ड्रॉ दैट. तो यहां पर इस नेगेटिव चार्ज के साथ वी कैन पुट अ लोन पेयर, ठीक है, और यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ वी कैन पुट एन एम्प्टी ऑर्बिटल. ठीक है. नाउ इट कैन गो अ लिटिल फर्दर. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहां आके बॉन्ड बना सकता है. अगर ये बॉन्ड बना गया तो ये वापस यहां बन जाएगा. अब देखो यहां पे ये जो एरो मैंने बनाया, दिस इज डबल साइडेड एरो. आई एम नॉट मेकिंग द इक्विलिब्रियम एरो. ये इक्विलिब्रियम एरो नहीं है. यहां पर ये बता रहा है कि ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हुआ है और ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो अ मॉलिक्यूल इज चेंजिंग, देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, तो ये यहां पे कन्वर्ट हो गया. अब ये वापस इसमें जा सकता है, या फिर देयर इज अनदर ऑप्शन कि ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करके यहां शिफ्ट हो जाए. ठीक है. अगर ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाता है तो वी आर गोइंग टू गेट अनदर स्ट्रक्चर. That's going to be CH2, CH, CH, CH2, and this is going to be negative, this is going to be positive. ठीक है. This is going to have electron pair and this is going to have empty orbital. ठीक है. कहाँ पे? ये CH2 पॉजिटिव यहाँ है ना? सर वहाँ पे CH2 ये Why? यहाँ पे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया ना. और अगर तुम्हें कहीं पे भी अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई डाउट हो रहा होगा तो ये देखा करो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहाँ पे कितना चार्ज है. जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनमें चार्ज चेंज नहीं होगा. अब जैसे यहाँ पे ये ओवरऑल फर्स्ट स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल. अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है
इसके अंदर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ओवरऑल ये भी न्यूट्रल है, इसके अंदर भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ओवरऑल ये भी न्यूट्रल है। तो वॉट एवर बी द फर्स्ट स्ट्रक्चर, चाहे उसके पास जो मर्जी चार्ज हो, टिल द एंड टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस यूनिवर्स में चार्ज नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो रहा। पूरे यूनिवर्स में हर चीज न्यूट्रल है, ओवरऑल हर चीज न्यूट्रल है। मॉलिक्यूल्स ले लो, एटम्स ले लो, इलेक्ट्रॉन्स को, ये सन ले लो, सन के पास इतनी एनर्जी है बट सन चार्ज नहीं है। पूरा यूनिवर्स न्यूट्रल है, ठीक है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द स्ट्रक्चर्स। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर एक खास बात है, इनके अंदर एटम्स की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, कहीं पर भी कहीं से भी चेंज नहीं हो रही। तो अगर एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो दीज आर नॉट आइसोमर्स, क्लियर। बट देयर इज गेटिंग अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज देयर मे बी अ शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, there is a shift of the bonds, so there might be a difference in the bonds, there might be a difference in the distribution of the charges. Now such structures are called canonical structures or resonating structures. ठीक है, जरा फटाफट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख लीजिए। कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देखिए, द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल the structures of a molecule in which the atoms retain the structures of a molecule in which the atoms retain their original position, the structures of a molecule in which atoms retain their original position, but there is a shift, of the electrons, that is the bonds and the electron pairs and the electrons, कह लो जो भी, bonds and the charges बोल दो, वो ज़्यादा अच्छा, bonds and the charges are termed canonical structures, or resonating structures. Canonical structures or resonating structures. ठीक है, एनी कंफ्यूजन विद दैट? ठीक है, तो ये हमने बात की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की, हमने बात की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, होते क्या हैं ये हमने बात कर ली। अब ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है।
अब क्या करते हैं हम, इन सारे के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, वी ट्राई टू रिप्रेजेंट देम एज अ सिंगल स्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा, एक और सिंपल सी बात, द एग्जिस्टेंस और कैपेसिटी टू ड्रॉ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स or resonating structures for a molecule is termed resonance. इसे resonance बोला जाता है. ठीक है, लिख लीजिए resonance की definition. The capacity to draw or the existence of capacity to draw or the existence of resonating structures, capacity to draw or the existence of the resonating structures is termed resonance. कोई कंफ्यूजन इसमें? So this is what we mean as resonance. ठीक है, resonance you can say or resonating structures you can say. अब क्या करते हैं हम, ये जो सारे हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, वी ट्राई टू रिप्रेजेंट ऑल दी स्ट्रक्चर्स एज अ सिंगल स्ट्रक्चर. ठीक है. अब उस स्ट्रक्चर को बनाते हुए हम क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास कई सारे बॉन्ड्स हैं, तो जो बॉन्ड्स मैंने यहां पे कहीं पर भी शिफ्ट नहीं किए, दे आर कंसिडर्ड द परमानेंट बॉन्ड्स. परमानेंट बॉन्ड्स को हम सॉलिड लाइन से बना देते हैं, जैसे कि हमने ये बना दिया. लेटर से हमारे पास आ गया CH2 CH CH CH2. अब ये जो बॉन्ड्स हैं, ये हर स्ट्रक्चर के अंदर एज इट इज है, इन बॉन्ड्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड की प्रॉब्लम ये है कि दिस पाई बॉन्ड इन वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन दीज टू कार्बन एंड दीज टू कार्बन, और एक स्ट्रक्चर के अंदर बिटवीन दीज टू कार्बन, दो स्ट्रक्चर में इन दोनों कार्बन के बीच में है, और एक स्ट्रक्चर के अंदर इसमें और इसके बीच में है. ठीक है, तो ये यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है. क्लियर? अब अगर वो यहां पर और यहां पर हो सकता है, देन इन दैट केस व्हाट वी डू इज, हम उसे डॉटेड या डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसा वो स्ट्रक्चर नहीं है जो एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा कुछ नहीं है. ये स्ट्रक्चर वो है जो इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, लिख लीजिए. The structure which represents all canonical structures, the structure which represents all canonical structures at the same time is termed the structure which represents all canonical structures at the same time is termed resonance hybrid. Full stop. In it, the permanent bonds are represented by
the solid lines in it, the permanent bonds are represented by the solid lines, while the temporary bonds that is the bonds which are present in one structure, that is the bonds which are present in one structure but not the other, are represented by So the bonds present in one structure. क्या बोला था मैंने यार, मैं खुद भूल गया. The bonds which are present in one, where the solid lines are the temporary bonds, that is the bonds which are present in structure but not the One structure but not the other others. हाँ. are represented by the dashed, dotted और broken lines. मतलब एक ही है, आपकी जो इच्छा वो कर लो, बस सॉलिड लाइन नहीं होनी चाहिए, बात खत्म. ठीक है? So this is what we have as a resonance hybrid. अब एक और चीज लिखो. Neither the canonical structure nor the resonance hybrid have any actual existence. Have any actual existence. ठीक है? आगे लिखिए. What actually exists is a structure having contribution. What actually exists is a structure having contribution from all resonating structures according to their stability. Full stop. More stable is a resonating structure. More stable is a resonating structure that is lower is its energy comma more similar is the final structure to it.
Is that clear? ठीक है? So that is what we have as the resonating structures. That is what we have as canonical structure. एक बार इसको पढ़ लो. मैंने जानबूझ के इसमें कुछ confusions छोड़े हैं. Let's see whether you can pick them out or not. And obviously, I want to clarify those confusion in the next instance. But check it out. मतलब resonance hybrid exist करता है. Did I say that? Actually, this is the structures having हाँ, पहले पूरा पढ़ो. आप पता क्या कर रहे हो? आप आजकल के बच्चों को तो खैर ये भी नहीं पता कि महाभारत क्या होता है, रामायण क्या होती है, कुछ भी नहीं पता. लेकिन महाभारत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है. और अगर आप महाभारत के बारे में समझें तो यू वुड चेक आउट कि आप कहाँ गलती करते हो. महाभारत और रामायण ये दो ऐसे ग्रंथ हैं. इफ यू गो थ्रू देम यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपके किस एक्शन का क्या इफेक्ट होता है एंड कैसा कोई किस इफेक्ट के लिए आपको क्या एक्शन करना चाहिए. दैट इज व्हाट इज अंडरस्टूड देयर. अब जैसे कि वहां पे एक छोटा सा नहीं, एक बहुत डोमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य इज लाइक अ मैसिव फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. मारे चले जा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं पा रहा है. गुरु द्रोणाचार्य वो एक अलग बात है. ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ही वॉज अ वेरी फियर्स वॉरियर. उनके गुरु खुद परशुराम है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट दे आर. ठीक है, अब फियर्स वॉरियर मारे चले जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक पा रहा. वहां पे पूरी पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया कि भैया कैसे रोको इसे, तो ये आज ही युद्ध खत्म कर देगा वरना सबको मार डालेगा, ये इतना फियर्स हो गया है. तो एक तरीका, एक को लगा कि यार बस एक ही तरीका है. ही इज फाइटिंग फॉर हिज सन, और इनके सन का नाम, बेटे का नाम अश्वत्थामा है. ओके, उसे मार दो, ये रुक जाएंगे. अब अश्वत्थामा इन हिज ओन राइट इज अ फियर्स वॉरियर. किसी के बस का नहीं है उसको मारना. अश्वत्थामा वैसे भी अमर था वो. ठीक है, अब क्या करें? अश्वत्थामा के बेटे को मार दो. अश्वत्थामा का बेटा नहीं था वहां पे वॉरियर में. ठीक है, अब हुआ क्या? भीम ने क्या किया? उसने एक हाथी को मारा. ठीक है, उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था. ठीक है, कौरवों की सेना का एक हाथी था, उसने भीम ने लेके गदा उसके सर पे मारी, मर गया वो हाथी. भीम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया. ठीक है, भीम की आवाज चिंगार थी, आवाज फुड़ना थी. द्रोणाचार्य को सुनाई थी, द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को मार दिया. उसने भीम से पूछा, भीम तुमने अश्वत्थामा को मार दिया? उसने कहा, हाँ मैंने अश्वत्थामा को मार दिया. द्रोणाचार्य का सीधा स्टेटमेंट, तेरे बस की नहीं है अश्वत्थामा को मारना. उसने कहा, नहीं मैंने मार दिया. ठीक है, आई विल कंफर्म. किससे कंफर्म किया? युधिष्ठिर से. युधिष्ठिर बताओ, क्या अश्वत्थामा मारा गया? वो कभी झूठ नहीं बोलता था. अब युधिष्ठिर पूरा झूठ नहीं बोलता था, वो झूठ नहीं बोल सकता था. तो अब उसको भी जवाब देना था और युधिष्ठिर भी फंसा हुआ था. असल में तो उसने वो अश्वत्थामा का नाम लिया क्योंकि हाथी तो अश्वत्थामा था. लेकिन एक बात ध्यान से समझो ना, युधिष्ठिर को तो समझ में आ गया था ना कि उस क्या बोल रहा है. उसको कंटेक्स्ट समझ में आ गया था ना कि वो हाथी के बारे में तो नहीं पूछ रहा. अब उसे पता था वो सच क्या है. नाउ युधिष्ठिर भी युद्ध में फंसा हुआ था. ना बोले तो ये मार डालेगा, सबको खत्म कर देगा आज ही युद्ध, और झूठ बोल नहीं सकता. तो हिज रिप्लाई वाज अश्वत्थामा हतो हता. उसका नेक्स्ट सेंटेंस था नरो न अस्तु कुंजर अस्तु. ठीक है, अश्वत्थामा मारा गया पर वो मनुष्य नहीं हाथी था. ठीक है, जैसे ही युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मारा गया, इमीडिएटली कृष्ण जो बैठे हुए थे उन्होंने शंख बजा दिया. नेक्स्ट पार्ट द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया. ऐसे सेंटेंस को जो सच होते हुए भी कंटेक्स्ट में झूठ है, अर्ध सत्य बोलते हैं.
ठीक है, और ये अर्ध सत्य ने द्रोणाचार्य को मरवा दिया। अब द्रोणाचार्य ने क्या किया, वो तो लड़ी अपने बेटे के लिए रहा था, जैसे ही उसको पता चला, उसका दिमाग भी नहीं चला, वो भी युद्ध में था, उसका दिमाग नहीं चला कि अश्वत्थामा तो हमारा मार ही नहीं सकता उसको कोई, ठीक है। उसने छोड़ा, मैं कहा यार बेटे के लिए लड़ रहा था, बेटा ही मारा गया, अब मैं क्या लड़ूं। उसने अपने धनुष बाण सब साइड पे रखे, अपने रथ पर ही ध्यान में चला गया, साधना में लग गया, वो उसमें समाधि में चला गया, ठीक है। उसने सब शस्त्र वस्त्र त्याग दिए, ठीक है। जैसे ही वो बैठा, धृष्टद्युम्न हु वाज द प्राइम सेनापति जनरल ऑफ पांडवाज आर्मी, वो गया, उसने गर्दन उड़ा दी, ठीक है। अब ये पूरा इंसिडेंस मैंने आपको क्यों बताया, नॉट जस्ट फॉर द हिस्ट्री सेक, बट इसलिए कि कोई भी जब सेंटेंस बोलो तो कंटेक्स्ट का ध्यान रखो, कहीं वो आधा सच ना हो जाए, और वो आधा सच आपको ज्यादा नुकसान कर देगा एज कंपेयर टू नॉट नोइंग इट। अब जैसे आपने बोला, मैंने क्या बोला, पहले बात ध्यान से सुनो, मेरा सेंटेंस क्या था, नीदर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉर द रेजोनेंस हाइब्रिड हैव एन एक्चुअल एग्जिस्टेंस। मतलब कि इन दोनों में से किसी की कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों के जितने भी स्ट्रक्चर लिखे हैं इनमें से किसी की भी कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। सबसे स्टेबल वाले एग्जिस्ट नहीं, ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा है। जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उतना फाइनल स्ट्रक्चर को सिंबल करता है। दैट्स इट। जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, फाइनल स्ट्रक्चर उसके उतना सिमिलर है। और अगर कहीं किसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें पता चलता है कि एक रेजोनेटिव बहुत ज्यादा स्टेबल है, बाकी सारे बहुत माइनर स्टेबल है, तो फाइन इनफ, उसके अंदर हम उस एक स्ट्रक्चर को ही फाइनल स्ट्रक्चर ले लेते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर सीधी सी बात यह है, वी वांट टू कीप द सिस्टम इजी सिंपल, तो हम अप्रोक्सीमेशन बहुत सारे लेते हैं। और केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेशन पता है इजी क्यों हो जाते हैं, केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेशन लेना आसान है, उसकी नहीं चांसेस की बात नहीं है, उसके लिए पता क्या है, अबे अप्रोक्सीमेशन लेके ये कर दे, वो कहेगा अबे इसमें गलती हो जाएगी, तो गलती के लिए हमारे पास एक्चुअल थिंग है ना, मेजरमेंट कर लेंगे ना। अच्छा, हम मेजरमेंट कर लेंगे, इसलिए तो क्या हो गया, ठीक है ना, मेजरमेंट पॉसिबल है ना। अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कई बार होता है चीज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आपके कैलकुलेशन इज एवरीथिंग, तो वहां पे प्रिसाइज कैलकुलेशन आर नेसेसरी। केमिस्ट्री के अंदर यार ये है, ओके, अब एक्चुअल हम मेजर कर लेंगे, माना ठीक है ये एक्चुअल है हमारे पास कंपेयर, अरे ये देख इसके इतना सिमिलर पहुंच गया, अब इसके अंदर ये डाल देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, तो क्यों डाल रहे हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। तो ये होता है केमिस्ट्री के अंदर, क्या करते हैं हम, जैसे कैलकुलेशन होता है एनर्जी की कैलकुलेशन, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एनर्जी के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके एक एनर्जी निकाल लेते हैं। अब एक्चुअल एनर्जी हम मेजर कर लेते हैं। अब कैलकुलेटेड एनर्जी और एक्चुअल एनर्जी कभी बराबर नहीं होते, कभी बराबर नहीं होते। तो हम पता है क्या कहते हैं, देखो हमने ये 50 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते थे, हमने बनाए 5 है, 5 के हिसाब से इतनी एनर्जी है, बाकियों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। लेकिन अगर हर किसी के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो धीरे 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 ये एक्चुअल वैल्यू के पास पहुंचता चला जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, हमें पता है, हम ला नहीं रहे। अब जैसे यहां पर आप एक बात देखो, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन कि जबरदस्ती है कि 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, पता नहीं कितने बन सकते हैं। अब यहां पे मैंने बॉन्ड इस तरफ क्लीव किया है, बॉन्ड इस तरफ भी क्लीव हो सकता था, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव हो सकता था, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकता था मैं, तो हाँ ठीक है। बात सीधी सी ये है कि उन सारे स्ट्रक्चर्स की एनर्जी और भी ज्यादा है और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, तो हमने फॉर द टाइम बीइंग, अरे यार ठीक है ना, 3-4% का डिफरेंस आ रहा है, बाहर में जाए, इतने से अगर 3 स्ट्रक्चर से अगर हम 3-4% की कंपैरिजन में पहुंच रहे हैं, तो बाकी 40 स्ट्रक्चर क्यों बनाए, 3 से ही काम चलाएंगे ना। ये है केमिस्ट्री, समझ आ रही है बात, ओके। अब जो सवाल इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका, वो इंपॉर्टेंट सवाल ये है, भाई हमें कैसे पता, आपने स्ट्रक्चर तो बना के दे दिया हमें, हमें कैसे पता कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है और किसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, अनस्टेबल, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, यानी कि जो फाइनल स्ट्रक्चर है, हम फाइनल स्ट्रक्चर को माने क्या, हमारे एक्चुअली यहां पे मानना है, क्योंकि फाइनल स्ट्रक्चर एग्जैक्ट तो हम कभी बना नहीं पाएंगे, तो हम क्या लेकर चलें जिससे कि हमारे
मेजॉरिटी आंसर सही हो जाए, इनफैक्ट सारे आंसर सही हो जाए, हमारे केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, यू डोंट एक्चुअली नीड द एग्जैक्ट वैल्यू टू गेट द करेक्ट आंसर। चल जाता है, अप्रोक्सीमेशन से कम बहुत बार चल जाता है। ठीक है, नहीं 0.4 का 0.5 तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा भैया, 10% का फर्क, 10 के 20% का फर्क पड़ गया, उतना नहीं बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है कि आपने 0.99 को 1 ले लिया, या आपने इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर अल्फा को नेग्लेक्ट कर डाला, उतना चलता है, इतना भी नहीं कि उठा के कुछ भी कर दो। इंग्लिश में क्या बोला था? उंगली दो हाथ पकड़ लेते, पहुंचा पकड़ना। ठीक है, now we are going to talk about some very simple statements which give us the order of the stability of resonating structure। मतलब कि we are going to decide कि अगर हमारे पास सारे के सारे resonating structures तो हम क्या क्या स्टेटमेंट देखेंगे। अब देखो, ये फिर से रूल्स है, रूल्स के एक्सेप्शन हो सकते हैं, रूल्स आर नॉट लॉज, रूल्स आर मोर लाइक ऑब्जर्वेशन विच आर एबल टू वर्क इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क कर रहे हैं तो चला दो यार, दो चार अगर नहीं चलेंगे जहां पे रूल्स, जिनको हम सो कॉल्ड एक्सेप्शन बोलते हैं, तो उनको हम मेंशन कर देंगे, यहां नहीं चलता, यहां नहीं चलता, यहां नहीं चलता। ठीक है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं है, रूल्स में एक्सेप्शन है, क्योंकि रूल्स बाय डेफिनेशन आर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के रूल्स की बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहला और सबसे सिंपल रूल, ठीक है, और ये जो रूल्स हैं दे आर वेरी मच बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री यू ऑलरेडी नो। अब जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो भी है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में कौन सा आ गया? लिथियम, बेरिलियम को तो छोड़ दो, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन को भी छोड़ो, पर वो को तो बॉन्ड बना नहीं रहा। ठीक है, मोस्ट ऑफन बोरॉन भी नहीं होता, इट इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फ्लोरीन भी ले लो किसी किसी केस में ज्यादा। इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक है 3p, ओके, टोटल 4 ऑर्बिटल। टोटल 4 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकते। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर बाउंड टू फॉलो द लुइस कंसेप्ट, दे कैन नॉट एक्सीड इट। ठीक है, अब अगर वो एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्सीड करेंगे, ऐसा नहीं कि उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन उन एम्प्टी ऑर्बिटल जो हैं वो नेक्स्ट शेल में उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, दे डोंट यूज इट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, दे डोंट यूज इट। ओके, तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये है कि अ स्ट्रक्चर इन विच द, सुन लो पहले, फिर लिखवा देता हूं, द स्ट्रक्चर इन विच द सेकेंड पीरियड एलिमेंट एक्सीड्स द ऑक्टेट is extremely unstable and does not exist। बात खत्म। तो जब भी स्ट्रक्चर देखना, सबसे पहले तो ये देख लेना भाई, इसमें कहीं पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 तो नहीं बनी हुई, कार्बन की तो 5 नहीं बनी हुई, फ्लोरीन में 10 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहे, ऑक्सीजन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर दिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है? नहीं होती, 3 होती है, मैक्स 4, वैलेंसी 4, ऑक्सीडेशन स्टेट 5। अच्छा, हाँ, 8 मतलब ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ थ्योरेटिकल चार्ज। 5 वैलेंसी तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? क्यों? PCl5 एग्जिस्ट करता है बेटा, सेकंड पीरियड एलिमेंट, अंडरस्टैंड दैट। पूरा पीरियोडिक टेबल की बात मत करो, उसकी नहीं कर रहा मैं, वैसे आपने कार्बन की 5 बोली, कार्बन की 5 नहीं एग्जिस्ट करती, नाइट्रोजन की नहीं करेगी, ऑक्सीजन की नहीं करेगी, क्योंकि इनके अंदर ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ये 5 वैलेंसी का मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर। और जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर करते क्या है कि जो भी बॉन्ड बना हुआ उसके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे देते हैं, जबरदस्ती दे देते हैं, और उस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैलेंसी इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंसी कभी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट की,
तो अब लिख लीजिए, rules to determine the stability of resonating structures. The structure in which the octet of a second period element, the structure in which the octet of a second period element is exceeded. The structure in which the octet of a second period element is exceeded is extremely unstable and does not exist. ठीक है? क्लियर? अब देखो, यहां से ये जो बॉन्ड है मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं, यहां से इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं. ठीक है? अब अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से यहां शिफ्ट करूं तो आई एम गोइंग टू गेट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन विच this would be a bond, here would be a positive charge, here would be a negative charge. ठीक है? Here it's a bond, here it's a bond. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर है और ये बॉन्ड्स हैं. अगर मैं काउंट करता हूं तो इस नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की ऑक्टेट एक्सीड हो रहा है. डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है? यहां स्ट्रक्चर की बात देखो, मैंने नाइट्रोजन की 5 बॉन्ड बना दिया. डज नॉट एग्जिस्ट. 10 ही आ गए उसके अंदर और बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी बेसिक चीज है. और कई बार हम ये जानते हुए भी कि बेसिक चीज है, सिंपल चीज है, अरे तो अंडरस्टूड है, छोड़ना इसे. अरे क्यों छोड़, जब अंडरस्टूड है तो. कई बार बड़ा मजा आता है केमिस्ट्री के अंदर, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन लेकर आते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन बताना. मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा होता, मैं पता क्या कर रहा हूं, इसमें ये ठीक कर पहले. अच्छा सर चलो हो जाएगा, नहीं कर दे दोबारा बना दे. ओके, अब इसमें ये ठीक कर दे, अब इसमें ये ठीक कर दे, अब इसमें ठीक कर दे. सारी चीजें ठीक करवा के उसको सही स्ट्रक्चर बनवा देता हूं. अब मैं पूछता हूं हाँ आप क्वेश्चन कहाँ है. क्वेश्चन ही नहीं रहता, क्योंकि वो किसी एक गलती को ही पूछ रहा होता है. NH2 ये वाला क्यों बन सकता? 5 देखो ना बेटा, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए. अच्छा हाँ, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना नाइट्रोजन की. क्लियर? ओके, तो दैट वाज द फर्स्ट केस. और ये बात ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती. अगर कार्बन की वैलेंसी तुमने किसी भी केस में 5 बना दी, वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है? ओके, दैट वाज द वेरी फर्स्ट सिंपल थिंग. ठीक है? चलिए, लेट्स राइट द नेक्स्ट वन. सेकेंड रूल. The structure having the maximum number of bonds
the structure having the maximum number of bonds has the least energy and hence is the most stable. Has the least energy and hence is the most stable. ठीक है. अब एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल सामने है. यहाँ पे 1, 2, 3 स्ट्रक्चर बने हुए सामने. इसके अंदर बॉन्ड्स गिनो, इसमें गिनो, उसमें गिनो. आई थिंक इट्स क्वाइट वेरी क्लियर. इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है. दिस इज मोस्ट स्टेबल अमंग्स्ट दीज थ्री. तो द फाइनल रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी सिमिलर टू दिस. ठीक है. और सेकेंड रूल की बात तब है जब फर्स्ट रूल वायलेट ना हो रहा हो. ये नहीं कि सर कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बनाने के तो 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा बन जाएगा. नहीं भाई, वो नहीं बनेगा. कोई दिक्कत? ठीक है. अब एक बड़ा मजेदार सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा. हमारे पास एक कंपाउंड है CHF3 और हमारे पास एक कंपाउंड है CHCl3. ठीक है. सच काइंड ऑफ कंपाउंड CHX3 जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हैलोफॉर्म कहा जाता है. हैलोफॉर्म. ठीक है. दिस कंपाउंड वुड बी कॉल्ड FLUO, fluoroform. And this compound is our famous chloroform. ठीक है. अब हम एक इक्विलिब्रियम बना देते हैं. इक्विलिब्रियम क्या बनाते हैं? यहां हमने इक्विलिब्रियम बना दिया H प्लस CF3 माइनस. ठीक है. यहां हमने इक्विलिब्रियम बना दिया H प्लस CCl3 माइनस. ठीक है. वेरी क्लियरली स्पीकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट देयर एसिडिक कैरेक्टर. हम ये कह रहे हैं कि H प्लस जो रिलीज कर रहा है वो एसिड है ना बाय डेफिनेशन. ठीक है. तो हमने ये कहा कि फ्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म आर एसिड्स. दे आर रिलीजिंग H प्लस. क्वेश्चन इज इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि किस में से H प्लस आसानी से निकलता है. अब देखो इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करने का तो कोई मीनिंग नहीं है. ये दोनों कॉमन है दोनों केस में. इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों की स्टेबिलिटी. तो इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक. ठीक है. अब जब भी हम किसी चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जब भी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ चार्ज, वहां पे सीधा सीधा एक क्राइटेरिया आता है और वो एक क्राइटेरिया ये है कि चार्ज डेंसिटी कितनी है. क्लियर? डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज लाइक अ बर्डन. जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी सिस्टम उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा. और चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया. तो ये चार्ज जितने ज्यादा एरिया में स्प्रेड होता चला जाएगा सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा. CCl3 is the answer. CCl3 माइनस. व्हाई? Sir, because empty d orbital is there. तो सर ज्यादा स्पेस हो गई ना उसके पास सीधे सीधे रोक करने के लिए. वो वहां पे जा सकता है और Ft तो बैक बॉन्डिंग के अंदर तो इनिशिएट करेगा. वो स्टेबल नहीं है ज्यादा. चार्ज डेंसिटी तो ऑब्वियसली वैसे डिसाइड होता है. फ्लोटिंग छोटा है CCl से. बेटा थोड़ा सा इसे सोच लो. थोड़ा सा सोच लो. ठीक है. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आई डोंट डिनाई इट. परफेक्टली ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है. थोड़ा सा सोच के इसको वर्ड्स में पुट कर दो. ठीक है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस आंसर.
पता नहीं कहां से आ गया। आंसर यही है, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। सरफेस एरिया एग्रीड। अब वो सरफेस एरिया कैसे इसमें वर्क कर रहा है वो सोचो, क्योंकि सिर्फ सरफेस होने से काम नहीं बनता। सर इन दोनों का बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है। अबे कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन अच्छा यार तुम? फिर अब तुम सही ट्रैक पे आ गए, फिर बैक ट्रैक कर रहे हो। हर बार जब होता है ना इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आता है तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, उसी को बोलना होता है हमेशा। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। एंड यू हैव एक्चुअली गॉट द जिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिने चुने कुछ लाइनें होती हैं, वही लाइनें हर समय चिपक जाती हैं, ठीक है। और जहां हम सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट की कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंस कहाँ है? कंपैरिजन में डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस इज द एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का जहां भी कंपैरिजन होगा वहां पे डी ऑर्बिटल कहीं ना कहीं कूद जाएगा, और वो कूद गया, यहाँ पे भी कूद रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कूद रहा, ठीक है। बस मैं यूज नहीं बता पा रहा हूं मैं। हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लेट अस गेट द आंसर। जब तुमने जितना बोल दिया उसके बाद हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें बात करनी है नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर लाइक सी। यहां F है, ये F है, ये F है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज है। Now fluorine is electronegative element, so it is going to pull the electron towards itself through inductive effect, electronegativity, ठीक है। तीन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेंगे, ओके। एक्चुअली जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, आई एक्सपेक्ट दिस आंसर कि फ्लोरीन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्लोरीन, अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, क्लोरीन उतना खींच नहीं पाएगा जितना फ्लोरीन खींचता है, एब्सोल्युटली क्लियर। अब बात आई बैक ये डी ऑर्बिटल की। क्लोरीन हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स विद इट। क्लोरीन हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स विद इट। मैंने पी की तरह बना दिया, बट ठीक है, डी ऑर्बिटल है। And because of that, carbon is capable of donating the electron pair to the empty d orbital of chlorine through back bonding. कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो बैक बॉन्डिंग के लिए एक एटम सेकेंड पीरियड का होना जरूरी है, वो है, ठीक है। एंड बिकॉज इट इज एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन बाय बैक बॉन्डिंग, यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है, और जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है तो द स्ट्रक्चर बिकम्स मोर स्टेबल, ठीक है। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसे बैक बॉन्डिंग बोला जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसे कॉन्जुगेशन बोला जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये कभी कंडीशन नहीं बोलते द वन एलिमेंट हैज टू बी ऑफ द सेकंड पीरियड, क्योंकि वो वन एलिमेंट हमेशा सेकंड पीरियड का होता है, दैट्स कार्बन। तो इसलिए वो कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाइड है, इसलिए बोलते नहीं है। One element has to be of second period to initiate in back bonding. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एलिमेंट तो हमेशा कार्बन है, कार्बन ही रहेगा, तो वो कॉन्जुगेशन तो इसलिए कॉन्जुगेशन में कभी कंडीशन नहीं बोली जाती कि फॉर कॉन्जुगेशन टू टेक प्लेस वन एलिमेंट हैज टू बी ऑफ सेकंड पीरियड। तो फिर तो इसमें इलेक्ट्रॉन सारे क्लोरीन्स के डी ऑर्बिटल्स में ट्रैवल करता रहेगा, घूमता रहेगा, ट्रैवल नहीं करता रहेगा, शेयर्ड हो जाएगा। और ये बात है कि अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज एक्चुअली बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, यहां पर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा प्रॉपर हो गया है, ठीक है। फ्लोरीन जब खींचता है तो थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ गया है, यहां पर तो क्लोरीन का सरफेस एरिया ऐड हो गया है, एंड दैट इज हाउ दिस CHCl3 becomes more acidic than CHF3। सरफेस एरिया ऐड हो गया क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन के सरफेस पे भी तो घूमेंगे, हाँ, तो वो और बढ़ गया है ना, ठीक है।
और एक बात का ध्यान रखना, किसी भी चार्ज स्पीशी की स्टेबिलिटी में जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो मैटर नहीं करता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर नहीं करती, मैटर करती है उसके साथ जो एटम जुड़ा हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है या वो कितना इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ठीक है, F माइनस अपने खोपड़े में अच्छी तरह ठूस लो, इज लेस स्टेबल देन Cl माइनस। हाँ, क्योंकि उसके पास वो नहीं है डेप्टिटी ऑफ छोड़, वो लेस स्टेबल। अब सरफेस एरिया Cl माइनस बड़ा है, हाँ Cl माइनस ज्यादा बड़ा है। HF से HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है, HCl से HBr स्ट्रॉन्गर एसिड और HI HBr से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ द एनायन बढ़ता चला जा रहा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता चला जा रहा है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। एसिडिटी इज समथिंग एल्स। नहीं, मैं उस एसिडिटी की बात नहीं कर रहा था, केमिस्ट्री में एसिडिटी की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में एसिडिटी इज द नंबर ऑफ OH माइनस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो यहां पे हम ये देख सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर स्टेबल इट इज। कोई दिक्कत? फाइन। तो फिर CCl3 ज्यादा एसिडिक हो गया। CCl3 ज्यादा CHCl3 CHCl क्योंकि CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल। कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी की बात हो गई ना। हाँ, तो बट अगर वो ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ये नहीं होगा बैकवर्ड। अच्छा हाँ, नहीं जाएगा फिर बैकवर्ड। ठीक है, तो सिस्टम फॉरवर्ड जाएगा तो मोर एक्सप्रेस क्रिएट होंगे, मोर एक्सप्रेस क्रिएट होंगे तो मोर एसिडिक हो गया। ठीक है, ओके। अब एक और चीज, of the various resonating structures, the structure in which there is no charge separation is more stable than the structure having charge separation. ठीक है, of the various resonating structures, the one having no charge separation, of the various resonating structures, the one having no charge separation is more stable than the structure having charge separation. ठीक है, फुल स्टॉप। और इसी में आगे लिख लीजिए, as the magnitude of the charge increases, as the magnitude of the charge increases, the system becomes more unstable. The system becomes more unstable. ठीक है, चलिए अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं।
हमारे पास एक स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड C O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या नाम है इस कंपाउंड का? कार्बन डाइऑक्साइड। कई लोग इसको कीटोन की तरह से नेम करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन पॉसिबिलिटी, यहां से ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां शिफ्ट कर देता है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन अपने एक्सीड कर नहीं सकता, तो अब अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, देन इन दैट केस कार्बन विल हैव टू शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस साइड। यस, ठीक है। और अब हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा विच वुड बी O 1 2 3 C O, यहां O पे माइनस आ जाएगा, यहां O पे प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में किसी का ऑक्टेट एक्सीड नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। कार्बन ऑक्सीजन किसी का नहीं हुआ। बेटा ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, उसके तो इलेक्ट्रॉन उतने ही रहे ना। कार्बन ने इसको लेके ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऑक्सीजन का था। अब गिन लो सबके इलेक्ट्रॉन्स, सबके इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो पहला रूल वायलेट नहीं हुआ। दूसरा रूल, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सब में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। दूसरा रूल वायलेट नहीं हुआ। लेकिन अब तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल कहता है कि द स्ट्रक्चर विच हैज नो चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल। अब पहले स्ट्रक्चर के अंदर इट इज ऑल द एटम्स आर न्यूट्रल, दे डोंट हैव एनी चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो चार्ज कंसंट्रेशन ऑन देम। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट आउट हो गए। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर इससे कम स्टेबल है। बिल्कुल। Is this clear? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? Okay. So that is what we have as the structure. Fine? Okay. तो यहां पर हमने इसकी बात कर ली और ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। नाउ ये था थर्ड रूल, अब चलते हैं फोर्थ रूल पर। लिखिए, a structure in which the octet of any element is exceeded. The structure in which the octet of any element is exceeded becomes less stable. ठीक है, चलिए अब इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। अब यहां पर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है। ठीक है, हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो सीधा सीधा ये है कि हम इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दें, एम्प्टी डी ऑर्बिटल यूज करके क्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सीड कर सकता है। ठीक है, तो जब ये इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट स्ट्रक्चर वुड बी CH2 CH Cl, here negative,
here positive. ठीक है. हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक और तरीके से बना सकते हैं, एंड वो तरीका ये होगा, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है. एंड देन व्हाट वी डू इज, हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दें. अब अगर यहां शिफ्ट करेंगे तो फिर कार्बन जो है, कार्बन इधर शिफ्ट कर देगा, एक्सीड होने नहीं देगा वो. तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी. अब जब ये बनेगा तो वी आर गोइंग टू गेट CH2 with a negative charge and a lone pair, CH double bond Cl, and this Cl is going to have a positive charge. ठीक है. अब देखो ऑब्वियसली ये दोनों स्ट्रक्चर तो आइडेंटिकल है, ठीक है. लेट्स से दिस इज द स्ट्रक्चर 1, लेट्स से दिस इज द स्ट्रक्चर 2, एंड लेट्स से दिस इज द स्ट्रक्चर 3. ठीक है. Without any confusion, 1 is more stable than 2 or 3. Is more stable than 2 or 3. Yes. ठीक है. सीधी सी बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आइडेंटिकल है सब में. ठीक है. कोई सेकंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सीड नहीं हो रहा. ठीक है. अब लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, सेकंड में चार्ज सेपरेशन. तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड, नो कंफ्यूजन्स. ठीक है. बट जब हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सीड हो रहा है. ऑन द अदर हैंड थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सीड नहीं हो रहा. सो थर्ड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल दैन द सेकंड स्ट्रक्चर. कार्बन का ऑक्टेट थर्ड में एक्सीड हो रहा है सर? नहीं. हाँ. कहाँ हो रहा है बेटा? अगर कार्बन का ऑक्टेट एक्सीड होने लगा देन इन दैट केस फर्स्ट रूल से ही वो एलिमिनेट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, उसके आगे तो हम जाएंगे ही नहीं. तो सेकंड में इसका ऑर्बिटल एक्सीड हो रहा है. क्लोरीन क्लोरीन का ऑर्बिटल एक्सीड हो रहा है. क्लोरीन का ऑक्टेट एक्सीड हो रहा है. Any confusions here? Now, the next thing, next rule, लिखिए. Of the resonating structures having charge separation, of the resonating structure having charge separation, the one having, of the resonating structures having charge separation, the one having negative charge on more electronegative element the one having negative charge on more electronegative element is more stable than the one having positive charge on more electronegative element. So the one having positive charge there.
than the one having positive charge on more electronegative element. Now this is acronaldehyde. ये जो स्ट्रक्चर, दिस इज acronaldehyde. ठीक है, फिर से इसको दो बार स्ट्रक्चर बना देते हैं. अब इसे हम इधर मूव कर देते हैं. ठीक है, और इसे हम इधर मूव कर देते हैं. हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH O नेगेटिव, ये पॉजिटिव. ठीक है, यहां हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, further we could shift it over here and here, we could shift it over here and this here. तो हमें जो स्ट्रक्चर मिल जाएगा वो बन जाएगा CH2 CH CHO माइनस, यहां पॉजिटिव. ठीक है, और यहां पर इट्स गोइंग टू बिकम CH2 CH CHO, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव. ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज द स्ट्रक्चर 1. Let's say this is the structure 2, this is the structure 3, this is the structure 4, and this is the structure 5. ठीक है, no confusions. The structure 1 is the most stable. Yes. नहीं, उससे भी पहले नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है इसमें. नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, कार्बन की कोई एक्स्ट्रा वैलेंसी से नहीं है. सेकेंड, वो फर्स्ट रूल तो सेटिस्फाइड है सब में. ठीक है, सेकेंड रूल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड्स हैं, इनमें बॉन्ड्स कम है, वही काम खत्म हो गया. चार्ज सेपरेशन तो खैर बात की बात है, चार्ज सेपरेशन भी ऑब्वियसली उसमें नहीं है, इसमें है. ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को तो हम इसमें से बाहर निकालते हैं कॉम्पिटिशन में से. लेट अस कंपेयर सेकेंड विद फोर्थ. सेकेंड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं. अगर हम सेकेंड और फोर्थ को कंपेयर करते हैं, देन इन दैट केस सेकेंड वाले के अंदर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, नेगेटिव ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, नेगेटिव कार्बन पर, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है. इसमें कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है. ऑक्सीजन लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है. ठीक है, तो सेकेंड और फोर्थ में कंपैरिजन करेंगे तो सेकेंड इज मोर स्टेबल. इसी तरीके से जब थर्ड और फिफ्थ में कंपैरिजन करेंगे तो थर्ड इज मोर स्टेबल. हाँ, फिर वही बात है, नेगेटिव चार्जेस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. कोई कंफ्यूजन इस बारे में, कोई प्रॉब्लम इस बारे में? ठीक है, तो दैट इज द नेक्स्ट रूल. Negative charge, more electronegative is more stable. That's what you have written. Yes. ठीक है, और the next rule, more is the distance between the charges. More is the distance between the charges. More stable is the resonating structure. ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? अब यहां पे एक बड़ी मजेदार सी बात है.
Now we can compare these two. हाँ Now we can compare these two. Yes. इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल है, Yes. इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल है. Stable. बिल्कुल. सब ठीक है? In the upper one, third is the most stable. more stable than 2 Most stable. Most नहीं कहना चाहिए था, most हाँ. तो वही हो गया. more stable तो first है हाँ भाई, ये सारे के सारे जो तुमने रूल्स लिखे हैं, do you have anything to ask in any of these?
Okay, so you have just talked about what the structures are. ठीक है, हाँ, तो यहां तक किसी ने कुछ भी पूछना है किसी भी तरीके से? तो these are the resonating structures and the resonance. फाइन, ओके। और यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ आप एक बार देख सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, रेजोनेंस इज अ वे टू एक्सप्लेन कॉन्जुगेशन। हम कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए, अब having talked about this resonance and conjugation, now we are going to get along with one very simple thing. अभी तक हमने क्या किया है? We have talked about the resonance and conjugation in the open chain structures. ठीक है? Now we can talk about the resonance and conjugation in the cyclic structures. तो cyclic structures की बात करते हैं। ठीक है? अब देखो, हम धीरे धीरे जो है ना, आई होप अभी तक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगा। बेसिक चीजों से अगर चिपके रहोगे तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। लेकिन कई बार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज पता है क्या है? बायोलॉजी में एक वर्ड होता है मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब ये होता है कि अ हार्मलेस थिंग प्रिटेंड्स टू बी अ वेरी टेरिफाइंग थिंग। मजेदार बात यह है कि जो सबसे ज्यादा जीव डरावने दिखते हैं वो सबसे कम हार्मफुल होते हैं, और जो सबसे ब्यूटीफुल दिखते हैं दे आर द डेडली वंस। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। कई बार बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और बड़े बड़े स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन पूछा होता है वो कुछ नहीं होता, वन लाइनर्स बैंड बजा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी स्ट्रक्चर से मत डरना, बेसिक्स पे चिपके रहना। जब तक तुम बेसिक्स पे चिपके रहोगे क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं होगी, आंसर्स आराम से निकलते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, सिंपल सिंपल से, सीधे सीधे। ठीक है, लेट्स से हमारे पास स्ट्रक्चर है ये। This structure is called cyclopropane. सीधा सवाल, is it conjugated? No, is it not? It's not conjugated. ठीक है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक डबल बॉन्ड बना देते हैं, एक पाई बॉन्ड। नाउ इज इट कॉन्जुगेटेड? नो। है? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड है? 6 में से कौन सी? उसमें बस एक पाई बॉन्ड है, एम्प्टी ऑर्बिटल भी नहीं है, हाफ फिल्ड भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट आई डू, आई पुट इट लाइक दिस, और आई कैन पुट इट लाइक this, or I can put it like this. Now these three structures are conjugated. इसके अंदर पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया। Yes.
इसके अंदर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ गया, इसके अंदर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक, सो दीज थ्री आर कॉन्जुगेटेड। ठीक है, अब इनके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है, दीज आर नॉट जस्ट कॉन्जुगेटेड, दीज आर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड में मतलब ये होता है कि ऑल द एटम्स इन द रिंग आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग वन ऑर्बिटल ईच टू द कॉन्ट्रीब्यूशन और टू द कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये सारे के सारे एक एक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये दोनों ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो पाई बॉन्ड में है, और ये वाला ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है जो एम्प्टी है। ये पाई बॉन्ड, ये विद लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड, ये विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हमें ये देखना हो कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन है या नहीं, देन इन दैट केस वहां पर ये मत देखो कौन कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये देखो कि रिंग में ऐसा कौन सा एटम है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सर एक बात मैं शायद गलत कर रहा हूँ, कॉन्जुगेशन एक बार क्या था, मैं शायद गलत सोच रहा हूँ। The distribution of the electron, the delocalization of the electron, ओके, spreading of the electron. तो इसमें सारे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? सारे एक एक ऑर्बिटल दे रहे हैं। अच्छा होता उससे तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और फिर उनके एक ऑर्बिटल। बेटा प्लीज, इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल। ओके, Conjugation is contribution of the orbitals. हाँ ठीक है, सभी कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो वो कॉन्जुगेट होगा। सभी नहीं, जरूरी नहीं कि सभी कंट्रीब्यूट करें। साइक्लिक में करते हैं। साइक्लिक में सारे इन द रिंग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीच में कहीं पे जैसे मान लीजिए पूरी सड़क बनी हुई है, कहीं बीच में से किसी ने सड़क तोड़ दी, कंटिन्यूटी तो खत्म हो गई ना। हाँ वही। तो सभी तरह से कंट्रीब्यूट कर गए। ठीक है, ओके, तो दीज ऑल थ्री आर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड। समझ आ गई बात? दे आर कॉन्जुगेटेड, दे आर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड। अब एक सवाल है, इसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन कितने मूव करेंगे? दो करेंगे। दो करेंगे। ठीक है, इसके अंदर द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन आर 2, इसमें 4, इसमें 4 है। ठीक है, और इसमें 3। ठीक है, अब हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। कैसे कैसे 4 और 3 कैसे? बेटा एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर कंट्रीब्यूट हो जाएगा। कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज लोन पेयर, मैंने जानबूझ के बनाया नहीं है। यू कैन सी दैट। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ हो गए, 1 यहाँ आ गया, 3 हो गए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। ठीक है, अब हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है 4n+2 और दूसरा फॉर्मूला है 4m। ठीक है, इन दोनों को आपने इक्वेट करना है विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक conjugation. The number of electrons in cyclic conjugation. 4n+2 equal to number of electron in cyclic conjugation. 4m is equal to number of electron in cyclic conjugation. ठीक है, ऑब्वियसली हम दोनों को एक ही चीज से इक्वेट कर रहे हैं, पर n और m की वैल्यू डिफरेंट आएंगी, कभी सेम नहीं आ सकती। ठीक है, अब एक काम करो, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के लिए n और m की वैल्यू निकाल दो।
आ गया आंसर? Yes. नाउ राइट इट. अब एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो. The structures in which the number of electrons taking part in cyclic conjugation, the structures in which the number of electrons taking part in cyclic conjugation is given by the formula 4nn plus 2. Formula for n plus 2, where n is a non-negative integer. Where n is a non-negative integer, जिसे लोग होल नंबर बोलते हैं, are termed aromatic compounds. oh they are aromatic. Are termed aromatic compounds. ठीक है, full stop. These are more stable. These are more stable than other isomeric compounds. These are more stable than other isomeric compounds. कोई confusion? कोई problem? ठीक है. So अगर हम बात करें तो this first structure is aromatic. ये aromatic है. ठीक है. अब आगे लिखिए एक और definition. The structures in which the number of electrons taking part in cyclic conjugation, the structures in which the number of electrons taking part in cyclic conjugation are given by the formula 4m. Where m is a positive integer. Are termed anti-aromatic compounds. ठीक है, full stop. These are less stable than the other isomeric compounds. ठीक है. अब जितने भी और कंपाउंड्स हैं जो इनमें से कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते उनको नॉन एरोमेटिक कहा जाता है.
ठीक है. The rest of the compounds are termed non-aromatic compounds. मतलब अगर दोनों ही नहीं satisfy हो तो Non-aromatic बोला तो अभी. मेरे को समझ नहीं आया एल्यूमिन और एल्यूमिन अलग अलग चीजें हैं. हाँ अलग अच्छा एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक अलग है. हाँ. तो हमने दो एक मिनट दोनों क्यों निकाले फिर एक के लिए